नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हरियाणा टेट के YouTube चैनल पर। तो मित्रों, हरियाणा टेट भर्ती परीक्षा के लिए जो उत्कर्ष परिवार के द्वारा जो श्रृंखला चलाई जा रही है, उस श्रृंखला के अंतर्गत आज आप देख रहे हैं एक और विशेष श्रृंखला, जिसके अंतर्गत हम वाक्य विचार और वाक्य शुद्धि इन अध्यायों पर चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। आशा करता हूं कि आपको जो ये क्लासेस है बहुत अच्छी लग रही होगी और बिल्कुल आप आनंद के साथ और पूरी लगन के साथ आप पढ़ रहे होंगे। और जिस तरह से आपका जो बढ़ता हुआ उत्साह है, इसको देखते हुए बिल्कुल आनंद आ रहा हमें भी पढ़ाने का, है ना। तो बिल्कुल आप इसी प्रकार से आनंदित होते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल कीजिएगा मित्रों, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए, पहला जो प्रश्न आ गया है, ये पहला प्रश्न आपसे चीख करके ये पूछ रहा है। देखो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा, यानी कि इनमें से गलत वाक्य कौन सा है, गलत वाक्य को हमें चुनना है। देखिए, पहला विकल्प कहता है हमारा लक्ष्य मानव मात्र की प्रगति होना चाहिए। दूसरा, आप मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। तीसरा, क्या आपने पढ़ लिया है। और चौथा, यहाँ केवल स्त्रियाँ हैं। ठीक है ना। अब इनमें से अशुद्ध यानी कि गलत वाक्य के बारे में हमें बताना है। 3 वाक्य शुद्ध है, 1 वाक्य गलत है। और जो गलत वाक्य है, आप मेरे मित्र हो, पहली बार तो क्या आया है आप, और मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, तो ये शब्द थोड़े से देखो अनमेल टाइप के लग रहे हैं। इसका मतलब ये विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और बाकी तीनों वाक्य क्या हैं, सही है। ये वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला जो प्रश्न है ये क्या कहता है कि भाई निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य, इसका मतलब 3 वाक्य यहाँ पर क्या है, गलत हैं, और 1 वाक्य क्या है, शुद्ध है। ठीक है मित्रों, बिल्कुल इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। पूरे हरियाणा में फैल जाना चाहिए, एकदम उत्कर्ष का ये पूरा नाम है, और ये जिम्मेदारी मैं आपके कांधे पे देके जा रहा हूँ, है ना। इसमें किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। और उत्तर फटाफट देते रहो। दृढ़ व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर अटल रहता है। दृढ़ व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर अटल रहेगा। देखो यहाँ पर अंतर केवल इतना सा है, यहाँ अपनी आया है और यहाँ अपने आया, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज है। ठीक है। तीसरा विकल्प क्या कहता है भाई, दृढ़ व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहता है। और चौथा, दृढ़ व्यक्ति अपनी की प्रतिज्ञा के शब्दों पर अटल रहता है। तो अपनी की, ये शब्द आया है। ठीक है। अब इनमें से कोई 1 वाक्य है जो शुद्ध है, बाकी 3 वाक्य अशुद्ध हैं। सही वाक्य कौन सा है, उसका आपको जवाब देते रहना है। तो देखिएगा, अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर, तो शब्दों पर अटल तो रहा ही नहीं जाता है, ये 2 वाक्य गलत। अपनी की प्रतिज्ञा क्या होता है, तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, दृढ़ व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहता है, यानी कि सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शाबाश, इसी प्रकार से उत्तर देते रहिएगा मित्रों। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए, तीसरा जो प्रश्न आ गया है, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, गलत वाक्य कौन सा है। गलत वाक्य चुन करके आपको बताना है। देखिएगा, वह अपना भावी जीवन बाहर बिताएंगे। इस महाविद्यालय में 3000 छात्र हैं। उदयपुर में अनेक झीलें हैं और फूलों की 5 माला ले आइए। देखिए, 5 फूलों की माला नहीं है, 5 फूलों की माला होता तो वाक्य गलत होता हो। फूलों की 5 माला, तो मालाओं की संख्या कितनी बताई गई है, 5। इसका मतलब ये वाक्य बिल्कुल सही है। उदयपुर में अनेक झीलें हैं, तो झीलें ये बिल्कुल जो है वो सही वाक्य है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये दूसरा वाक्य भी सही है। इस महाविद्यालय में 3000 छात्र हैं, ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। वह अपना भावी जीवन बाहर बिता रहा है, यहाँ पर आप देखो ये भावी जो शब्द है ये गलत आया है। भावी के स्थान पर क्या होना चाहिए, शेष। ठीक है ना। तो और वह के स्थान पर क्या हो जाएगा, वे। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे इसका शुद्ध जो वाक्य है वो क्या हो जाएगा, वे अपना शेष जीवन बाहर बिताएंगे। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, वे अपना शेष जीवन बाहर बिताएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बाद में अगला सवाल आ जाता है, चौथा सवाल। और चौथा सवाल क्या कहता है, ये सवाल कहता है
कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध का मतलब सही वाक्य कौन सा है। जो 4 वाक्य दिए गए हैं इनमें से सही वाक्य कौन सा है। देखिए, स्वावलंबी प्रायः सुखी रहते हैं, स्वावलंबी व्यक्ति सदैव सुखी रहते हैं, स्वावलंबी व्यक्ति हमेशा सुखी रहते हैं, स्वावलंबी हर वक्त सुखी रहते हैं। यहाँ तो देखो ये हर वक्त क्या आया है, गलत आया है। दूसरी बात, इन तीनों वाक्यों में एक जो गलती है वो कॉमन रूप से आई है, और वो क्या है, व्यक्ति। भाई स्वावलंबी की बात करेंगे और सुखी होने की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो कोई व्यक्ति ही होगा। यहाँ पर इस व्यक्ति को लिखना अतिरिक्त संज्ञा दोष कहलाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, स्वावलंबी प्रायः सुखी रहते हैं। अब स्वावलंबी में व्यक्ति शब्द स्वतः समाहित है, व्यक्ति को अलग से लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, स्वावलंबी प्रायः सुखी रहते हैं। और बात करते हैं आगे छठे सवाल के बारे में। और छठा सवाल क्या कहता है राजा, बता दीजिएगा जल्दी से। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि है। कैसे अशुद्धि है, अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि है। अनावश्यक यानी कि जो पद जरूरी नहीं है, ऐसा पद किस विकल्प में आया है। देखिएगा, वह लौट आया। ठीक है, पहला वाक्य। बाबू अत्यधिक साहसी है। दूसरा वाक्य, वह पेड़ पर जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं। तीसरा वाक्य, और तुम्हारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है ना, ये जो वाक्य आ जाते हैं इनमें से अनावश्यक पद वाला जो दोष है वो किस वाक्य में है। तो देखिएगा, वह लौट आया सही है, बाबू अत्यधिक साहसी है ये भी सही है, वह पेड़ पर जो कोने पर लगा है। पहली बात तो देखो, पेड़ पर कुछ नहीं लगा है, पेड़ पर ये जो पर आया है ये बीच में फालतू आया है। ठीक है ना। दूसरी बात, कोने पर लगा है, तो भाई पेड़ कोने के ऊपर नहीं लगा है, कोना नीचे रह गया पेड़ के ऊपर, पेड़ उसको कोने के ऊपर धर दिया, ऐसा नहीं होता है। कोने में लगा है, जड़ें भीतर गई हुई है तो में आएगा, है ना। तो ये पर भी यहाँ पर गलत है, कोने में होता है, ये पर पूरी तरह से गलत आया है। अनावश्यक पद वाला वाक्य कौन सा, ये पद यहाँ अनावश्यक है, इसका मतलब सी विकल्प क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करोगे डी विकल्प की, बिल्कुल सही, एकदम बड़ी तो ढिंचाक है, घबराने की बात ही नहीं है। चौथे विकल्प में गलत विकल्प कौन सा है, तीसरा है। बात कर देते हैं छठा सवाल की, और छठा सवाल क्या आ जाता है, छठा सवाल आपसे ये पूछता है कि भाई निम्नलिखित में से किस विकल्प में पद संबंधी अशुद्धि आई है। पद संबंधी अशुद्धि किस विकल्प में आई है, देखिएगा। सभी ने मिलकर काम किया है, कृपया ऐसा न कहें, मुझे कई लोगों ने ये बात कही, और अरे इनके 50 विकल्प मौजूद हैं। ठीक है, छठे सवाल में आप देखोगे सही विकल्प क्या हो जाएगा मित्रों, जल्दी से बता दीजिएगा सही विकल्प क्या हो जाएगा। सवाल नंबर 6, यहाँ पर आप देखोगे इसमें सभी ने मिलकर काम किया, इसका मतलब ये वाक्य क्या है, बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है। कृपया ऐसा न कहें, ये विकल्प भी क्या है, बिल्कुल सही है, मना किया जा रहा है ना भाई, कोई गलत बात बोल रहा है ऐसा ना कहो भाई, है ना। मुझे कई लोगों ने ये बात कही है, कई लोग, बिल्कुल सही बात है, ये कही है। अरे इसके 50 विकल्प मौजूद है ना। तो यहाँ पर शब्द गलत कहाँ आया है, देखो इस वाक्य में 2 टाइप की अशुद्धियाँ आपको मिलेगी। एक तो देखो ये अरे विस्मय आदि बोधक पद आया है ना, और 50 नहीं होता है, 50 ही होता है, काफ़ी है, इतने कुछ ज़्यादा नहीं हो, है ना। तो इस प्रकार से तो इसका जो गलत विकल्प है वो क्या हो जाएगा, ये डी विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप पूछोगे इसका सही रूप क्या होगा, तो वो भी यहाँ पर आपको लगे हाथ बता ही देते हैं, बता दें क्या हो जाता है इसका सही विकल्प। हाँ, कमेंट करते, ये कमेंट नहीं रुकने चाहिए बेटा, है ना, और वो भी जवाब के कमेंट, वो तो कभी रुकने भी नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए जवाब देना है ना। लिखिएगा, अरे इसके 50 विकल्प
50 विकल्प मौजूद है। मौजूद है, ठीक है। तो ये विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाता है। बात करते हैं इसके बाद में 7वें सवाल के बारे में। और 7वां जो प्रश्न है, ये प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य बोले तो सही वाक्य कौन सा है, ये आपको यहाँ बताना है। आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ। मेरठ में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। उसने अनजाने में कार भिड़ा दी और संभवतः वह आज आएगा। ठीक है ना। 7वां सवाल है और इनमें से आपको ढूंढना क्या है, शुद्ध यानी कि सही वाक्य ढूंढना है। और सही वाक्य इनमें से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई इसमें। देखिए, आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास। आभास का मतलब क्या होता है, प्रतीति होता है। इसका मतलब ये वाक्य तो देखने में ही गलत लगता है ना। मेरठ में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य। भाई दर्शनीय स्थल है, इतना ही क्या था यहाँ पर। देखने योग्य का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, ये वाक्य भी गलत है। उसने अनजाने में कार भिड़ा दी, यानी कि पता नहीं था, बस कारें आपस में भिड़ गई। सड़क पर चलते हैं, हादसे होते रहते हैं, हो गया। ये वाक्य सही हो जाएगा, लगभग सही लग रहा है। अंतिम वाक्य को देख लेते हैं। संभवतः वह आज आएगा। वह आज आएगा, इसका मतलब इसमें संभवतः संभावना की तो कोई बात ही नहीं है भाई। तो इसका जो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, ये वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ संभवतः नहीं होगा। जब बात निश्चयता की जा रही है कि आज आएगा, तो इसका मतलब ये शब्द क्या है यहाँ पर गलत है। इसका जो शुद्ध रूप है वो क्या हो जाएगा, अव्यय संबंधी अशुद्धि है। वह आज अवश्य आएगा, जरूर आएगा, है ना। हाँ, मेरे करण अर्जुन आएंगे, बिल्कुल आएंगे भाई, है ना। तो इस प्रकार संभवतः वह अब देखो, जब अवश्य आता है तो संभवतः नहीं आता है। यहाँ पर निश्चयता की भी बात की जा रही है ना। तो इस प्रकार से अगर कोई कालखंड दिया होता है, वह कल तक आएगा, शाम तक आएगा, बीच में तक होता तो फिर संभावना की बात की जा सकती थी। ठीक है। 7 सवाल हो गए हैं। और 8वां सवाल क्या कहता है, 8वां सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुपयुक्त संज्ञा पद संबंधी अशुद्धि है। अनुपयुक्त संज्ञा, अनुपयुक्त संज्ञा का मतलब होता है कि भाई कथन के भाव के अनुसार संज्ञा पद का प्रयोग नहीं हुआ हो, ऐसा दोष आपको बताना है। पहला विकल्प, मनुष्य कर्म आने वाले दिन प्रतिदिन घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मनुष्य के कर्म आने वाली दिन प्रतिदिन की घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो कई टाइप की अशुद्धियां हैं इसमें, अनुपयुक्त संज्ञा तो कोई नहीं लगी। मनुष्य के कर्म आने वाले घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। मनुष्य के कर्म आगामी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। और मनुष्य के कर्म भावी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। कौन सा विकल्प इनमें से सही हो जाएगा, बता दीजिएगा मित्रों, कौन सा विकल्प है जो सही होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, आने वाले ये बिल्कुल सही हो जाते हैं, है ना। लेकिन मनुष्य के कर्म आगामी, आगामी का अर्थ भावी होता है। क्या होता है, भावी। तो यहाँ पर आप देखोगे नहीं होगा, आगामी यानी कि आगे आने वाला, है ना, या आगे होने वाला। इसको क्या कहा जाता है, आगामी। आगे होने वाले को क्या कहा जाता है, आगामी। और आगे आने वाली जो है वो भावी है, वो संभावित है आने वाले समय में। तो यहाँ पर सी विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मनुष्य के कर्म भावी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये वाक्य जो है वो बिल्कुल सही होता है। इसमें क्या पूछा गया है, अनुपयुक्त पद यानी कि गलत पद कहाँ पर आया है, तो गलत पद आगामी में यहाँ पर आया है। बात करते हैं आगे 9वें सवाल के बारे में। और 9वां जो प्रश्न है, ये प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित विकल्प में से अशुद्ध वाक्य का
चयन कीजिए। अशुद्ध यानी कि गलत वाक्य का चयन करना है, गलत वाक्य को चुनना है। मैंने आपको प्रणाम किया था। संगोष्ठी अग्रिम मंगलवार को है। इस समय मेरी उम्र 39 वर्ष है और मेरा स्वास्थ्य ठीक है। इन सब में से कोई एक वाक्य है जो अशुद्ध है। कौन सा वाक्य हो जाएगा ये बात आपको यहाँ पर चुनना है। जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिएगा बेटा। क्या हो जाएगा? देखिए, मैंने आपको प्रणाम किया था, ये वाक्य आप देखोगे यहाँ बिल्कुल सही है। संगोष्ठी अग्रिम मंगलवार को है। अग्रिम का मतलब तो होता है भाई जो काम पहले से किया जा चुका है। पहले से किया जा चुका मंगलवार कौन सा होता है भाई? भविष्य आने वाला है, तो आने वाला जो है वो आने वाला आएगा तब होगा ना। जो आया ही नहीं है तो काम होगा कैसे? तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाक्य अशुद्ध। इस समय मेरी उम्र 49 वर्ष है, ठीक है। मेरा स्वास्थ्य भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो खैर कोई दिक्कत होती ही नहीं है। महादेव की अखंड कृपा है बेटा, है ना, और आपकी प्रार्थनाएं हैं। यहीं पर ये अग्रिम जो शब्द है वो गलत लगता है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाता है? बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। और इसके बाद में अगला सवाल आ जाता है 10वां। मंत्री जी के द्वारा बीमार वृद्धों को कंबल और गर्म कपड़े बांटे गए। इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? मंत्री जी के द्वारा बीमार वृद्धों को कंबल और गर्म कपड़े बांटे गए, है ना। कौन सी अशुद्धि इसमें बताई गई है? कौन सी अशुद्धि हो जाती है भाई इसमें? देखिएगा, मंत्री जी के द्वारा बीमार वृद्धों को कंबल और गर्म कपड़े बांटे गए के द्वारा बांटे गए वाच्य में दिया गया है ना। तो बीमार वृद्धों को ये पहले आ जाएगा। देखो दोषों के नाम कौन कौन से दिए गए हैं? पदक्रम, कारक संबंधी, संज्ञा संबंधी और सर्वनाम संबंधी, ठीक है ना। तो बीमार वृद्धों को मंत्री जी के द्वारा कंबल और गर्म कपड़े बांटे गए, ये इसका रूप होना चाहिए, क्योंकि कर्ता जो है वो कर्म के बाद में आ जाता है। कर्म की प्रधानता, कर्म पहले आ जाता है ना। तो बिल्कुल ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ये 1 नंबर आएगा, ये 2 नंबर वाक्य आएगा और ये जो वाक्य है वो 3 नंबर पे आएगा। यानी कि पद क्रम संबंधी दोष आया है इसमें। कौन सा दोष आया है? पद क्रम संबंधी दोष, यानी कि वाक्यों के जो पद हैं, जो शब्द हैं, वो सही क्रम में नहीं होने के कारण ये दोष आया है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला जो प्रश्न है 11वां प्रश्न है और ये प्रश्न क्या कहता है? मैं अपनी स्वेच्छा से अवकाश ले रहा हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ठीक है ना। तो अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि, अनुपयुक्त पद संबंधी अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि या कारक संबंधी जो अशुद्धि आई है। मैं अपनी स्वेच्छा से अवकाश ले रहा हूँ। तो देखिए, मैं और अपनी, अगर ये अपनी जो शब्द है ये यहाँ पर फालतू नहीं आया हुआ लगता है आपको? देखो, है ना। स्वेच्छा में स्व का मतलब अपना, तो वो अपनी स्वयं की इच्छा क्या होती है भाई? स्वयं की इच्छा ही है ना। तो यहाँ स्वेच्छा पद सही है, यानी कि अपनी पद यहाँ पर फालतू में आया है, यानी कि यहाँ पर अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि हो जाती है। बाकी कोई भी अशुद्धि का यहाँ कोई संबंध नहीं है। यहाँ जो अशुद्धि का कारण क्या है? फालतू में शब्द आया है अपनी, ठीक है। 12वां जो प्रश्न है, ये प्रश्न क्या कहता है? ये प्रश्न कहता है कि भाई निम्नलिखित विकल्प में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का, निम्नलिखित विकल्प में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि सही वाक्य कौन सा है वो वाक्य हमें यहाँ पर चुनना है। मैंने उनको धन्यवाद दिया। मैंने उनको धन्यवाद, अच्छा, मैंने उसको धन्यवाद दिया, मैंने उनको धन्यवाद दिया।
मैंने उसका धन्यवाद किया और मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। ठीक है, अब इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाता? देखिए कई कई बार हम वाक्यों के रूप को लेकर के और बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं कि भाई इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होता है, कौन सा वाक्य अशुद्ध होता है, क्योंकि वाक्यों की जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है कि कई बार भ्रम सा होने लगता है कि सही वाला गलत और गलत वाला जो है वो सही सा लगने लग जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सबसे पहली बात तो कि मैंने उसको धन्यवाद दिया, उसको की जगह उसे होना चाहिए, यह उसको यहाँ पर गलत आया है, इसका मतलब ये वाक्य अशुद्ध है। उसको के स्थान पर क्या होना चाहिए? उसे। इसके बाद मैंने उसको धन्यवाद दिया, उनको धन्यवाद दिया, तो यहाँ बहुवचन में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? उनको के स्थान पर उन्हें आना चाहिए, मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, है ना। चलिए, मैंने उनका धन्यवाद किया, उनका धन्यवाद किया नहीं जाता है, धन्यवाद दिया ही जाता है, मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। ये जो वाक्य डी विकल्प ये बिल्कुल सही हो जाता है, मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले यानी कि 13वें सवाल के बारे में। और 13वां जो प्रश्न है ये क्या कहता है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी गलत वाक्य कौन सा है वो वाक्य आपको चुनना है। गुलामी की दासता बुरी है, प्रशांत बहुत सज्जन है, तुम सबसे सुंदर हो और कृपया शीघ्र उत्तर दें। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है ना। तो गुलामी की दासता बुरी है, प्रशांत बहुत सज्जन है, तुम सबसे सुंदर हो, कृपया शीघ्र उत्तर दें। कृपया शीघ्र उत्तर दें वाक्य सही है। तुम सबसे सुंदर हो, बिल्कुल सुंदर हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। और प्रशांत बहुत सज्जन है, ठीक है, सज्जन में भी कोई समस्या नहीं है। गुलामी की दासता, बिल्कुल यहाँ पर देखो, गुलामी और दासता इन दोनों का मतलब एक ही होता है। गुलामी का मतलब भी क्या होता है? गुलामी। और दासता का मतलब भी क्या होता है? गुलामी, है ना। तो दोनों एक ही अर्थ में आए हैं, इसका मतलब गलत उत्तर क्या हो जाएगा? 13वें का ए विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएगा। बात करते हैं आगे 14वें सवाल के बारे में। और 14वां जो सवाल है ये क्या कहता है? भाई यह काम तुमने करा है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो सीधी सी बात है, सिंपल सा वाक्य बेटा, यह काम तुमने किया है, ये इसका सही उत्तर होगा। बेटा देखो मैंने आपको क्या कहा कि चैनल को शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। ये गति जो कमेंट आपके आने की है ये बता रही है कि ये गति अभी और बढ़ सकती है, खींच सकती है ना, एकदम झन्नाटेदार हो सकती है, बस वो गति होनी चाहिए। इसलिए चैनल को शेयर करते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट तो बिल्कुल आप करते रहिए, इसमें तो कोई बाधा ही नहीं है ना। लाइव क्लास में नहीं करोगे तो फिर बेटा कब करोगे? सही है कि नहीं है? तो इस प्रकार से यह काम तुमने करा है, यह काम तूने किया है, यह काम तुमने किया है और यह काम तेरे से हुआ है। तो भाई ये काम तुमने करा है, नहीं तुमने किया है। ये विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। बाकी के सभी विकल्प क्या है? फर्जी है बेटा। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला जो सवाल आ जाता है ये सवाल क्या कहता है? 15वां सवाल, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अरे गलत वाक्य कहाँ पर आया है ये वाक्य आपको बता देना है। देखिएगा सबसे पहला विकल्प क्या आ गया है? मार्गशीर्ष माघ पोष फाल्गुन शीत ऋतु के महीने हैं, है ना। 12 राशियों को 12 सौर मास माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है और चूनर ओढ़कर जाओ। इनमें से कौन सा एक वाक्य है जो अशुद्ध है? देखिए मार्गशीर्ष, माघ, पोष और फाल्गुन, है ना, इनमें से कौन सा वाक्य गलत है? देखो 12 राशियों को 12 सौर मास माना जाता है, ये सही है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है, चूनर ओढ़कर जाओ, ये भी सही है। मार्गशीर्ष माघ, पोष माघ फाल्गुन, इसका क्रम थोड़ा सा देखो गलत होया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो गलत विकल्प क्या हो जाएगा? ये ए विकल्प गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोष, माघ और फाल्गुन। बारह राशियों को 12 सौर मास, ना 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 बेटा, देखो पहला सही है,
पहले वाक्य में कोई समस्या नहीं है ना। मार्गशीर्ष तो अंतिम आ जाता है, मार्गशीर्ष, माघ, पोष और फाल्गुन, है ना, शीत ऋतु के महीने हैं, बिल्कुल महीने हैं, ये वाक्य सही है ना। 12 राशियों को 12 सौर मास माना जाता है और मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है और चूनर ओढ़ कर जाओ, है ना। इनमें से कौन सा सही हो जाता है? देखो महीनों के क्रम में अगर मैं पोष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मृगशिरा, है ना, मिंगसर, मार्गशीर्ष। बिल्कुल 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 बेटा, ये पहला ही वाक्य गलत है, बिल्कुल, है ना। ये पोष पहले आएगा और माघ बाद में आएगा, बिल्कुल यही वाक्य सही है। क्या हो जाएगा? मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। देखिए बहुत माइनर सी मिस्टेक है ना। केवल महीनों का जो क्रम है वही केवल एक ठीक नहीं है। 12 राशियों को 12 सौर मास माना जाता है, ठीक है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। गलत वाक्य क्या हो जाएगा? इनमें देखिए मार्गशीर्ष जो है वो 1 नंबर पर आएगा, पोष जो माघ है 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर और ये फाल्गुन 4 नंबर पर। तो पदक्रम संबंधी अशुद्धि इस वाक्य में हो जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला जो 16वां प्रश्न है, ये प्रश्न क्या कहता है? 16वां प्रश्न जो है ये कहता है कि भाई निम्नलिखित में से किस विकल्प में सरल वाक्य का उदाहरण? बहुत सरल सवाल आ गए बेटा अब तो। सुनील ने खेल में पद प्राप्त करने के बाद सबको दावत दी, है ना। सरल वाक्य, खेल में पद नहीं पदक होना चाहिए, यहाँ पदक प्राप्त करने के बाद सबको दावत दी। सुनील ने खेल में पदक प्राप्त किया और सबको दावत दी। खेल में तो पद दिए जाते ही नहीं है, खेल में काहे का पद है। ज्यों ही सुनील ने खेल में पदक प्राप्त किया त्यों ही उसने सबको दावत दी। वो दावत साथ लेके थोड़ी आया था कि ज्यों त्यों कर दोगे, और उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो सुनील ने खेल में, ये मेरे हिसाब से यहाँ थोड़ा सा ये पद की जगह मिस्टेक हुआ है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप जो पर जो शब्द होगा वो पद के स्थान पर क्या हो जाएगा? पदक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पदक। जीतेगा पदक मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द आप क्या पढ़िएगा? खेल में पदक प्राप्त करने के बाद सबको क्या दी? दावत दी है। भाई जीत गया, जीतने की खुशी में दावत तो देना बनता ही है, इतना तो, है ना। तो इस प्रकार से सही विकल्प क्या हो जाता है? ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। ये सरल वाक्य है और आ गया, यानी कि ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया, और ज्यों ही त्यों ही आ गया, यानी कि मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है। आगे आप देखिएगा 17वां सवाल आ गया है। 17वां प्रश्न क्या कहता है? आप सभी ने मुझे बहुत सताया है, भगवान करे आपको जुकाम लग जाए। किस प्रकार का वाक्य है? ये इच्छावाचक वाक्य है भाई। संकेतार्थ में एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया पर आश्रित होती है। जहाँ पर किसी भी वस्तु, तथ्य, घटना आदि के विषय में इच्छा, आकांक्षा, भावना, आशीर्वाद, इस प्रकार के भाव प्रकट किए जाते हैं, वो किस प्रकार के वाक्य होते हैं? इच्छार्थक वाक्य हो जाते हैं। संकेत नहीं होगा, है ना। संदेहार्थ वाक्य में शायद, संभवतः, संभवतया आता है, और विधानवाचक वाक्य में कोई भाव होता ही नहीं है, भावों से रहित होता है, ये भावों का अभाव होता है। 18वां प्रश्न क्या कहता है? भाई निम्नलिखित में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य में, है ना, व्यधिकरण, समुच्चय बोधक अव्ययों को हमें थोड़ा सा देखना होगा। देखिए व्यधिकरण, समुच्चय बोधक का मतलब आप यूँ कि प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य देख लीजिएगा। ये दो वाक्य जहाँ मिलते हैं वो मिश्र वाक्य हैं। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, ये संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, ठीक है। इसके बाद में राजेश पढ़ता है, बहुत बढ़िया बात है भाई, पढ़ता है, सरल वाक्य है ये। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ? कि तुम्हारी लिखावट अच्छी नहीं है, ये
सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। कौन सा वाक्य है ये? मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। और डी का तो कोई दूर दूर तक रोल नहीं। अपना जवाब हमें सी में मिल चुका है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न आ जाता है कि यह कथन विश्वसनीय नहीं है कि धीर भी आपत्ति में विचलित हो जाता है। किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है ना? यह कथन विश्वसनीय नहीं है कि धीर भी कभी कभी विचलित हो जाते हैं। तो बेटा विचलन का तो क्या है, अच्छे खासे अच्छे भले जो लोग हैं वो भी विचलित हो जाते हैं, है ना। चलिए, तो 19वें सवाल की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? देखिए, धीर का मतलब क्या हो जाता है? धैर्यवान। धीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धैर्यवान। तो यह कथन विश्वसनीय नहीं है कि, अब उसके बाद में जो शब्द शुरू हो रहा है ये धैर्यवान, ये क्या है? एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा होने के कारण ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाता है। विशेषण आश्रित उपवाक्य में विशेषण जो होता है दूसरा उपवाक्य है। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में कोई अव्यय से शुरू होने वाला वाक्य होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 19वें का उत्तर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं 20वें सवाल के बारे में। 20वां सवाल क्या कहता है? 20वां सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विधानार्थक वाक्य का उदाहरण है? विधानवाचक वाक्य कहाँ आया है? देखिएगा, मैंने खाना नहीं खाया, ये किस प्रकार का वाक्य हो जाता है? हाँ, भेद साथ में बताते रहो बेटा, है ना। आप एडवांस में बताओगे और ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने खाना नहीं खाया, नहीं का मतलब हो जाता है निषेध। ये निषेधवाचक वाक्य है, ठीक है। इसके बाद में हो सकता है रमेश आ जाए, ये कैसा है? संदेहवाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य है। राजेश तुम बैठकर पढ़ो, ये आज्ञावाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? हाँ, वाक्यों अर्थ के आधार पर वाक्यों के 6 भेद होते हैं। आई ना बात समझ में? उनमें से चौथा 4 भेद यहाँ पर आ गए। ये चौथा भेद विधानवाचक वाक्य। वर्षा हो रही है, सामान्य अर्थ में जब किसी क्रिया के करने या होने का या किसी संज्ञा के संज्ञा के अस्तित्व या स्थिति का बोध हो, ठीक है, उन वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। 21वां प्रश्न आपके सामने पेश खिदमत है। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? जो वो आया है, इसका मतलब ये किस में आएगा? दो अव्यय आ गए हैं, यानी कि मिश्र वाक्य में आ जाते हैं। जिन वाक्यों में 2 अव्यय आते हैं वो कैसे हो जाते हैं? मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य बोले तो विकल्प बी सही हो जाता है। सरल वाक्य नहीं है, विधानवाचक वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य भी नहीं है। संयुक्त वाक्य में तो और, तथा, व, एवं आदि इत्यादि इस प्रकार के अव्यय आते हैं। बात करते हैं आगे 22वें सवाल के बारे में। 22वां जो प्रश्न कहता है भाई निम्नलिखित में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा विकल्प है ये आपको यहाँ पर बताना है। आपसे मिलने पर मैं ढेर सारी बातें बताऊंगा। आप डॉक्टर को दिखाएं और जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। आप डॉक्टर को इसलिए दिखाएं ताकि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, और आप डॉक्टर को दिखाकर जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, है ना। चलिए, अब देखिए, आपसे मिलने पर मैं ढेर सारी बातें बताऊंगा, ये कैसा वाक्य है? ये सरल नहीं, बेहद सरल वाक्य है ना। आप डॉक्टर को दिखाएं और जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। इसके बाद में आप डॉक्टर को इसलिए दिखाएं ताकि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, ये जो सी विकल्प है कैसा हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। आप डॉक्टर को दिखाकर जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ये भी सरल वाक्य है, ठीक है। चलिए, बात करते हैं इस सवाल की, तो 22वें का जवाब सी हो जाएगा। 23वें सवाल की हम बात करने जा ही रहे हैं। 23वां सवाल क्या कहता है कि भाई निम्नलिखित में से किस विकल्प में संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? यानी संयुक्त वाक्य कहाँ पर आया है? बच्चे माँ बाप के सामने रहते हैं और वे अनुशासित रहते हैं, है ना। जब बच्चे माँ बाप के सामने होते हैं तो वे अनुशासित रहते हैं। माँ बाप के सामने बच्चे अनुशासित रहते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं? माँ बाप के सामने बच्चे अनुशासित रहते हैं, सरल वाक्य।
जब बच्चे माँ बाप के सामने होते हैं तब वे अनुशासित रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब तब आ गया तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। बच्चे माँ बाप के सामने रहते हैं और वे अनुशासित रहते हैं, ये कैसा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, है ना। और तथा, व, एवं, आदि, इत्यादि, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, पर, इसलिए, अथवा, अतएव, ये जो वाक्य अव्यय होते हैं ये हमेशा संयुक्त वाक्यों में ही आते हैं। किसमें आते हैं, संयुक्त वाक्यों में। तो 23 सवाल हो गए हैं और 24वां सवाल आपके सामने। 24वां सवाल क्या कहता है, भाई मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी छूट गई। स्टेशन में पहुंचा और गाड़ी छूट गई, ठीक है। तो बीच में ही लगा है, किस प्रकार का वाक्य हो जाता है, मैं स्टेशन पर पहुंचा और गाड़ी छूट गई, किस प्रकार का जो वाक्य हो जाता है ये। तो 24 में देखो, सबसे पहले विकल्प क्या आ गया है, संयुक्त वाक्य, दूसरा क्या आ गया है, सरल वाक्य, और तीसरा क्या आ गया है, मिश्र वाक्य। तो क्या विकल्प सही हो जाएगा इसमें, बिल्कुल आप देखोगे, अब आप ये देखते हो कि भाई दो दो कर्ता हो गए इसके और ये संयुक्त या मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ही केवल एक निपात है और निपातों का प्रयोग जो है वो सरल वाक्यों के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य नहीं है, मिश्र वाक्य नहीं है और डी का तो कोई चांस ही नहीं है। बात करते हैं आगे 25वें सवाल की। तो जो तुम मेहनत करोगे सभी जगह आदर पाओगे, वाक्य किस आश्रित उपवाक्य का उदाहरण है ना। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, अच्छा, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से किस प्रकार का वाक्य जो है ये बताया गया है कि तुम मेहनत करोगे तो सभी जगह सुख पाओगे, हैं, किस प्रकार का हो जाता है, भाई मेहनत करने वाले सभी जगह सुख पाते हैं। कौन पाते हैं, मेहनत करने वाले। मेहनत करने वाला क्या हो जाता है, एक विशेषण हो जाता है। तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाता है। कैसा हो जाता है, विशेषण आश्रित उपवाक्य। बाकी तीनों सवाल जो हैं वो गलत हो जाते हैं। आगे बात करते हैं 26वें सवाल के। 26वां सवाल क्या कहता है कि भाई निम्नलिखित में से किस विकल्प में इच्छावाचक वाक्य प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, सड़क पर मत खेलो, इसमें निषेध का भाव आया है। आप कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आज तो कहीं से खाने के लिए रसगुल्ले मिल जाएं, बिल्कुल मज़ा आ जाए, इच्छा हो गई कि नहीं हुई, तो ये क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है, ये विस्मयादि वाचक वाक्य हो रहा है। कैसा वाक्य हो रहा है, विस्मयादि वाचक। तो आपके सवाल का जवाब इच्छार्थक था और आज कहीं से खाने को रसगुल्ले मिल जाए, क्या बात, मज़ा आ जाए कि नहीं आ जाए। बात करते हैं 27वें सवाल के बारे में और ये सवाल क्या कहता है, भाई निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण आश्रित उपवाक्य का उदाहरण आया है। तो देखिएगा, पिताजी ने कहा कि सभी का सम्मान करो, है ना, आश्रित उपवाक्य है। जब जब बरसात होती है तब तब मेंढक बोलते हैं, जब मौका मिले तब निशाना लगा देना। जब मौका मिले तब निशाना लगा देना। और जो मेरे सामने वाली लड़की है वह बहुत सुशील और कर्मठ है। अरे बेटा, मेरे सामने तो बहुत से हैं और वो सभी के सभी कर्मठ भी हैं। सारे, चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, सभी सुशील हैं, सभी कर्मठ हैं, है ना। तो विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या हो जाएगा बेटा, इसका विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, देखिए डी विकल्प हो जाएगा, ठीक है। ये संज्ञा आश्रित है, ठीक है ना। चलिए, तो ये डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 28वें सवाल में। 28वां सवाल कहता है, मैं रोटी इसलिए नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे पेट में दर्द है। वाक्य किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित या इनमें से कोई नहीं। मैं रोटी इसलिए नहीं खाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। मेरे, जहाँ संज्ञा या सर्वनाम से कोई वाक्य शुरू होते हैं वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य ही होते हैं, विशेषण आश्रित नहीं है, क्रिया विशेषण आश्रित नहीं है और इनमें से कोई नहीं का तो कोई विकल्प ही नहीं उठता। बात करते हैं अगले यानी कि 29वें सवाल की। 29वां सवाल क्या कहता है कि आप पहुंच जाएंगे या मैं आपको फ़ोन करूं, किस प्रकार का जो वाक्य है या अथवा इनका जो प्रयोग होता है वो हमेशा किस वाक्य में होता है, मिश्र वाक्य में होता है। तो 29वें सवाल का जवाब क्या हो जाएगा,
सी विकल्प मिश्र वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य संयुक्त वाक्यों में या इस अव्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है। और आज की श्रृंखला का जो अंतिम सवाल है, ये सवाल आपके सामने है ना, झटाक से इसका उत्तर दे डालिएगा। सवाल क्या कहता है भाई, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा, रजनी इसलिए विद्यालय नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। अगर आप चलोगे तो मैं भी चलूँगा। अध्यापक ने कहा कि अनावश्यक कमेंट मत करो। और वह गरीब है परंतु बेईमान नहीं है। वह गरीब तो है परंतु बेईमान नहीं है। तो कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है? तो भाई देखो, इसमें अगर आप चलोगे तो मैं भी चलूँगा, तो जो निपात है, निपात जो है वो कहाँ पर आते हैं? सरल वाक्य में आते हैं। इसका मतलब बाकी 3 मिश्र वाक्य हो जाते हैं और ये कैसा वाक्य हो जाता है? सरल वाक्य हो जाता है। तो ये थी आज की श्रृंखला। कैसी लगी आपको बिल्कुल ज़रूर बताएं, और निस्संदेह बिल्कुल आपका उत्साह देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो मित्रों, बने रहिए उत्कर्ष परिवार के साथ में। आगे फिर से आपसे ये मुलाकातों का दौर जो है वो नियमित रूप से जारी रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद और जय महाकाल मित्रों।